हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वाच्य। वाच्य जिसे हम अंग्रेजी में वॉइस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में जो यह टॉपिक है मिलता जुलता सा है। यदि आप हिंदी में समझ लेते हैं तो अंग्रेजी में जो वॉइस है उसको समझने में आसानी होगी, और यदि आप अंग्रेजी में समझ लेते हैं तो हिंदी में जो वाच्य है उसको समझने में आसानी होगी। वाच्य को जानने से पहले आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया और कारक जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं या कारकों के बारे में नहीं जानते हैं तो वाच्य आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप अकर्मक सकर्मक क्रिया को जानें और कारकों को जानें। इन दोनों टॉपिकों से संबंधित वीडियो जो है मेरे चैनल पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत जो वाच्य का टॉपिक है 1 नंबर का आता है। 10वीं बोर्ड में एक उदाहरण दिया जाता है। उस उदाहरण में 3 बातें पूछी जाती है: काल, कारक और वाच्य। तो वाच्य 1 नंबर का होता है। हमें वाक्य में ये पता करना पड़ता है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो आइए शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय। वाच्य से हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य हमें यह बताता है कि वाक्य में जो क्रिया प्रयुक्त हुई है वह क्रिया कर्ता, कर्म और भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है। यदि हमें ये पता करना है कि वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, तो हमें वाच्य को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। यानी
क्रिया किसी भी रूप में हो सकती है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन। तो वह क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार। इस बात का पता हमें क्रिया के जिस रूप से चलता है उसे हम वाच्य कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखिए, रमा पुस्तक पढ़ती है। प्रस्तुत उदाहरण में पढ़ती है क्रिया है। अब यह क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, इस बात का पता हमें क्रिया के जिस रूप से चलेगा वही वाच्य होगा। अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य और कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, और यदि दोनों के अनुसार ही नहीं है तो फिर वो भाववाच्य। तो यहाँ जो ये क्रिया है, रमा कर्ता है और पुस्तक कर्म है और ये क्रिया है। अब क्रिया का जो लिंग वचन है वह किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? यहाँ ये जो क्रिया है किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार। तो क्रिया का लिंग वचन हम जांचते हैं। क्रिया यहाँ पर स्त्रीलिंग है, एक वचन है, रमा भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और पुस्तक भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अब यहाँ हमें पता करना है कि ये क्रिया किसके अनुसार आई है। अब यहाँ रमा भी स्त्रीलिंग, पुस्तक भी स्त्रीलिंग और क्रिया भी स्त्रीलिंग और तीनों ही एक वचन है। ऐसी स्थिति में अगर हम पुस्तक के स्थान पर यहाँ कर्म अन्य रख देते हैं तो क्रिया उस कर्म के अनुसार नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पुस्तक के स्थान पर अखबार कर देता हूँ, रमा अखबार पढ़ती है। तो पुस्तक में भी क्रिया वही है, अखबार में भी क्रिया वही है। पुस्तक स्त्रीलिंग है जबकि अखबार पुल्लिंग है। तो क्रिया रमा के अनुसार आई है, इन दोनों के अनुसार नहीं आई है। क्योंकि यदि कर्म के बदलने पर क्रिया बदल जाती जब तो हम मानते कि क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। लेकिन यदि हमने अखबार लिख दिया तो भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए ये जो क्रिया है रमा के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार आई है, तो ये कर्तृवाच्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है। अखबार पढ़ा जाता है। अब यहाँ दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही है, क्रिया एक ही है। अब यहाँ जो ये क्रिया प्रयुक्त हुई है ये पुस्तक जो कर्म है और अखबार जो कर्म है के अनुसार प्रयुक्त हुई है। क्यों? पुस्तक स्त्रीलिंग है
तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार है। अखबार पुल्लिंग है तो क्रिया भी यहाँ पुल्लिंग के अनुसार है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। और जब क्रिया ना कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार आए तो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे रमा से पढ़ा नहीं जाता। यहाँ जो क्रिया है पढ़ा, ये कर्ता के अनुसार नहीं है और ना ही कर्म के अनुसार है, यानी भाव के अनुसार है। ना इसमें कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, इसलिए ये भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार से वाच्य को हम समझ सकते हैं। यदि कर्ता प्रधान तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान कर्मवाच्य और भाव प्रधान तो भाववाच्य। तो कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के आधार पर ही वाच्य के 3 भेद किए गए हैं। वाच्य के भेद। तो वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य कर्म प्रधान, भाववाच्य भाव प्रधान। विस्तार से समझते हैं। कर्तृवाच्य वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कर्ता की प्रधानता होगी और कर्म जो होगा गौण होगा। याद रखिए, कर्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रधान होगा, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार नहीं होगा। जैसे लड़का कहानी सुनता है।
यहाँ कर्म है, लेकिन इसका मतलब नहीं कर्मवाच्य है। हम सकर्मक कर्म क्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम वाच्य पढ़ रहे हैं। वाच्य में कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है, ये हमें पता करना है। तो लड़का यहाँ पर कर्ता है, कहानी यहाँ पर कर्म है और सुनता है क्रिया है। अब हमें ये पता करना है कि ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो सबसे पहले आप क्रिया पर गौर कीजिए। क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, तो आपको कर्ता कर्म और क्रिया का लिंग वचन पता करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्ता यानी लड़का। लड़का पुल्लिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है और सुनता है ये पुल्लिंग है। तीनों का लिंग पता कर लिया, स्थिति अपने आप सामने आ जाएगी। जब आप लिंग वचन पुरुष आदि पता कर लेंगे, स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। वचन एक वचन, और एक वचन। पुरुष अन्य पुरुष, कहानी अन्य पुरुष और सुनता है क्रिया अन्य पुरुष। अब देखिए, लड़का पुल्लिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है। तो यहीं से पता लग गया है हमें कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, क्योंकि क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष से मेल खा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो क्रिया है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है, तो ये कर्तृवाच्य होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़की नाटक देख रही है। लड़की कर्ता है, नाटक कर्म है और देख रही है क्रिया है। अब देखिए, लड़की का लिंग स्त्रीलिंग, नाटक कर्म है तो नाटक पुल्लिंग में आता है, और देख रही है स्त्रीलिंग क्रिया है। लड़की कर्ता एक वचन है, नाटक भी एक वचन है, देख रही है क्रिया एक वचन है। याद रखिए, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता होता है वैसे ही क्रिया होती है। कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग। ये हमेशा ध्यान रखिए। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ जो क्रिया का लिंग वचन है किससे मिल खा रहा है, कर्ता से। कर्म से मेल नहीं कर रहा है, कर्म तो पुल्लिंग है। तो यहाँ ये वाक्य भी जो है कर्तृवाच्य है। और उदाहरण देखिए, बच्चा रोता है। रोना क्रिया है और बच्चा करता है। तो जैसा करता वैसी क्रिया।
कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। एक वचन है, एक वचन है। अन्य पुरुष है तो क्रिया भी अन्य पुरुष है। यहाँ भी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन से मेल खा रहा है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो ये भी कर्तृवाच्य है। यानी इन उदाहरणों से निष्कर्ष ये निकलता है, ये आपको याद रखना है, विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया होती है। अकर्मक होगी तो बड़े आसानी से जो है आप पहचान लेंगे, सकर्मक होगी तो थोड़ी सी आपको समस्या होगी, लेकिन अगर आपको परिभाषा ध्यान है तो आप आसानी से कर्तृवाच्य कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट्स आदि लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वाच्य के दोनों भेदों के साथ में। धन्यवाद।